967 दिन हो गए, लगभग 1000 दिन हो गए जब से बीजेपी का अध्यक्ष नहीं चुना गया है। अगर हम चुनते तो क्या इतना समय लगता? मनोज तिवारी ने दावा यह किया कि 2034 में भी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे नरेंद्र मोदी और 2039 तक कार्यकाल पूरा करें। जैसे उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, आरएसएस में भी अंदर से आवाजें आ रही हैं कि आखिर क्यों नहीं चाहते कि कोई ऐसा अध्यक्ष बन जाए जो आरएसएस की विचारधारा वाला हो। नरेंद्र मोदी के दुश्मन एक तरह से या धुर विरोधी माने जाते हैं संजय जोशी, और आरएसएस ने उनका नाम आगे रखा है कि बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव में छिपा हुआ है उस सवाल का जवाब कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इससे पहले कि हम आज के विषय के बारे में बात करें, मैं चाहती हूँ टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन का ये ट्वीट आप पढ़िए, जो हमें याद दिलाता है कि क्या कुछ ऐसा है जो भारत की राजनीति में पूछा नहीं जा रहा है उन लोगों के जरिए जिनके ऊपर लोकतंत्र के पहरेदार होने की जिम्मेदारी है। डेरेक ओब्रायन क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? मोदी सरकार को इन आंकड़ों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 15 दिन हो गए जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। 862 दिन हुए मणिपुर में हिंसा शुरू हुए। 967 दिन हो गए जब जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष पद पर बिना चुनाव के बने हुए हैं। 1282 दिन हो गए पंजाब पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा की धनराशि रोक दी गई। 2278 दिन हो गए जब से लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। 4117 दिन हो गए जब से प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं चाहती हूँ उसका जो तथ्य नंबर 3 है, 967 दिन हो गए, लगभग 1000 दिन हो गए जब से बीजेपी का अध्यक्ष नहीं चुना गया है। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, इसलिए नहीं कि किसी पार्टी का अध्यक्ष और हम कह रहे हैं कि पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है या पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है या पार्टी तानाशाही प्रवृत्तियों के तहत चल रही है जैसे ये देश चल रहा है। शायद इस बात को लेकर मैं पूरा कार्यक्रम नहीं करती अगर इस पार्टी में क्या हो रहा है, अध्यक्ष चुना जा रहा है या नहीं, कौन अध्यक्ष चुना जा रहा है, इसका असर आपके और मेरे भविष्य पे नहीं पड़ता। यानी ये देश कैसे चलेगा ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं, जो दो बेहतरीन पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, द प्रिंट और द वायर। मैं आपके सामने ये दोनों आर्टिकल्स रखना चाहती हूँ और इन्हीं के जरिए मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से जो बीजेपी का जो अध्यक्ष है पार्टी का, उससे भी ज़्यादा जो बड़ा सवाल है, जो इससे जुड़ा हुआ सवाल है, वो ये कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। इससे भी ज़्यादा और इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो ये कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, नरेंद्र मोदी के बाद कौन नेता बनेगा। ये हो सकता है आपको लगे कि ये ईश निंदा है, ये ब्लास्फेमस है कि मैं नरेंद्र मोदी के बाद की भी बात कर रही हूँ, लेकिन 10 साल, 20 साल, 50 साल कभी तो ऐसा होगा कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन नेता है, इसकी हम बात करेंगे। तो चलिए 50 साल पुरानी बात, 50 साल के बाद वाली बात अभी कर लेते हैं। डीके सिंह और अजय आशीर्वाद, द प्रिंट और द वायर, ये दो आर्टिकल्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। इनके जरिए इस मुद्दे को हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बीजेपी के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा। बहुत सारा की कयास आराइयाँ होती रहती हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ होंगे, क्या अमित शाह होंगे, लेकिन बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो इसलिए भी अहम है कि जो विचारधारा इस देश को चला रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस संस्था को 100 साल हो चुके हैं। 100 साल से इस संस्था की जो विचारधारा है वो भारत को ड्राइव कर रही है एक तरह से या दूसरी तरह से। तब भी जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं, तब भी जबकि कोalition गवर्नमेंट्स थीं, और अब भी जबकि बीजेपी की या एनडीए की सरकार है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि डीके सिंह साफ तौर पे ये कहते हैं, उन्हीं से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, कि जेपी नड्डा की जगह को खाली हुए भी एक ज़माना हो गया। यानी कि उनका जो एक्सटेंशन हुआ था जेपी नड्डा का अध्यक्ष के तौर पर, उस एक्सटेंशन को भी मिले हुए एक ज़माना गुजर गया। ये भी बताने की कोई तकलीफ नहीं कर रहे हैं पार्टी के लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कि आखिर इसको एक्सटेंशन भी कर दें। यहाँ पर डीके सिंह कहते हैं कि पार्टी में जो अंदरूनी तौर पर जो लोग मौजूद हैं, चाहे सांसद हैं या मंत्री हैं, वो उनको बताते हैं कि ये तो दो लोगों की पार्टी बन गई है, इससे हमारा क्या लेना देना, हम ये तय थोड़े ही कर रहे हैं। इस पर मैं आती हूँ एक ही लम्हे में, लेकिन उससे पहले ये एक महत्वपूर्ण ये आलेख है, ये पढ़िए। ये 75 साल के हो गए हैं मोहन भागवत, आरएसएस के जो चीफ हैं, आरएसएस के जो मुखिया हैं। 100 साल पे उन्होंने
कार्यक्रम किए और कार्यक्रम में कई बार उन्होंने बयान दिया, उन बयानों में उन्होंने ज़हर भी उगला। उस ज़हर के बारे में मैंने आपको बताया भी कि कैसे एक व्यक्ति या एक संस्था की विचारधारा भारत के इतने बड़े हिस्से पर असर डालती है, जिसमें वो लोग भी हैं जो कि इस राजनीति के और इस विचारधारा के दूसरे मुहाने पर हैं, यानी जिनके ऊपर सीधे तौर पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी बाकायदा पूरा ये आलेख लिखते हैं और कसीदे गढ़ते हैं उनकी शान में मोहन भागवत की। मोहन भागवत 75 साल के हो गए हैं। कितना खूबसूरत समा है, इतना बेहतरीन ये अवसर है। वो न सिर्फ कि ये कहते हैं कि कितने बेहतरीन वो मुखिया हैं आरएसएस के, वो ये भी कहते हैं कि इतने बेहतरीन इंसान हैं। उनकी ज़िंदगी के जो नर्म पहलू हैं उन्हें भी छूते जाते हैं, कि वो संगीत बजाते हैं या संगीत सुनते हैं, यानी पूरे तौर पे ऐसा लगता है कि इनके बीच कोई भी मसला नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है बीजेपी और आरएसएस के बीच। लेकिन आरएसएस के मुखिया से इसी 100 साल पूरे होने पर जब उनसे पूछा गया कि भाई बताइए, आप 1000 के लगभग 900 से कुछ ज़्यादा और 1000 से कम दिन गुजर चुके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष को क्यों नहीं चुना गया? तो उनका ये कहना था कि हमें क्या मालूम, अगर हम चुनते तो क्या इतना समय लगता। यानी साफ तौर पे ये पता चल रहा है कि दोनों के बीच जो तनाव है उसी को कम करने की दिशा में मोहन भागवत एक बार 75 साल का जो उन्होंने बैरिकेड लगाया, पहले उन्होंने कहा कि 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए। आपको पता है 75 साल के सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं हुए, 75 साल के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते बाद होने जा रहे हैं। तो यानी ये एक तरह से कटाक्ष था उनके ऊपर, लेकिन उस स्टेटमेंट को, उस वाक्य को उन्होंने वापस ले लिया और कहा कि वो मजाक की बात थी या बहुत उसको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टी 2019 में जिसने अपने जो एक गणना की थी अपने मेंबर्स की और बताया था कि 18 करोड़ हैं ये लोग, 2024 में भी दोबारा 5 साल बाद ये गणना हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि 18 करोड़ से क्या अब 28 करोड़ हो गए या 38 करोड़ हो गए, कितने लोग हैं। और ये जो तमाम 18 करोड़ लोग भी मान लें, अगर इतने भी हैं, तो इन लोगों का जो अध्यक्ष है वो कौन है? क्या इन 18 करोड़ लोगों को ये जानने का हक नहीं है? 18 करोड़ वाली पार्टी बता नहीं पा रही है कि अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है। सीधे तौर पर जिस तरह से ये लोग देश चला रहे हैं, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई सवाल हम नहीं पूछ सकते। पत्रकारों के 11 साल गुजर चुके नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी एक खांटी का जो पत्रकार है, जिसे हम असली पत्रकार कहते हैं, सच्चा पत्रकार कहते हैं, उसके एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। सिर्फ कुछ स्टेज्ड इंटरव्यूज़ जो आपने देखा, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़, वो ज़रूर उन्होंने किए। तो अभी तक इस बात को नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ पर डी के सिंह आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि प्रिंट को ही जो इंटरव्यू दिया मनोज तिवारी, जो सांसद है बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपने ये इंटरव्यू देखा भी हो, लेकिन दौर ऐसा है कि समझ नहीं आता कि ये कोई तंज है या कोई मजाक है या ये असली बात है। मनोज तिवारी क्या कहते हैं? मनोज तिवारी ने दावा ये किया कि सन 2024 तो गुजर अभी चल रहा है, 2034 यानी कि 2034 में भी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे नरेंद्र मोदी और 2039 तक कार्यकाल पूरा करेंगे। आप ही सोचिए, हम में से आपको या मुझे या कितने लोगों को इस बात का रियली यकीन है? वो लोग जो शायद 40, 50 या 60 साल के भी हैं, 75 के नहीं, उनको भी इतना यकीन है कि 15 साल बाद भी ये लोग जिंदा रहेंगे, 15 साल तक इनका जीवन चलेगा। हम तो ये कामना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री 100 साल जिए, 150 साल जिए, लेकिन आप सोचिए कि 15 साल बाद की ये बात हो रही है, कार्यकाल पूरा करेंगे। और अमित शाह उसके बाद जब 2039 में, तब तो कम से कम ये है कि अपनी खड़ाऊं उतार देंगे, खड़ाऊं अपनी आगे रख देंगे नरेंद्र मोदी, तब जाके कहीं अमित शाह को ही चांस मिल सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि 75 साल की जो आयु सीमा है, जाहिर है वो तो उसको तो रद्द किया जा चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में जो ये इंडिया टुडे का जो नेटवर्क है, उसने एक सर्वे किया था जिसमें किसको माना जाए नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी। इसमें 28% समर्थन मिला था अमित शाह को, आदित्यनाथ को मिला था 26, और दोनों के बीच आप ये सोचिए कि सिर्फ 2% की ये सिर्फ दूरी बाकी रह गई। इससे पहले जब 1 साल पहले ये सर्वे किया गया था, इन्हीं के जरिए, अगर इस पर यकीन मान लें, तो इन दोनों के बीच करीब करीब 7 बिंदुओं का, 7 पॉइंट्स का फ़र्क था। ये पॉइंट घट के अब सीधे तौर पर सिर्फ 2 बचा है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि मोदी और शाह, जैसे उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, आरएसएस में भी अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि आखिर क्यों नहीं चाहते कि कोई ऐसा अध्यक्ष बन जाए जो आरएसएस की विचारधारा वाला हो। क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ एक इंडिविजुअल या 2 इंडिविजुअल, 2 व्यक्ति जो हैं, उनके प्रति जो निष्ठा है उसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, बजाय इसके जो विचारधारा का जो महत्व है जो आरएसएस चाहती है।
आरएसएस ये नहीं चाहती कि जिस तरह से देश की सरकार चलाई जा रही है या हिंदुत्व की जो पूरी आइडियोलॉजी है, ये दो लोगों के सामने नतमस्तक हो जाए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इसमें योगी आदित्यनाथ को भी एक तरह से यही माना जाता है कि एक तरफ योगी मोदी, एक तरफ मोदी अमित शाह की जोड़ी और उसके सामने उसके बरक्स उसके खिलाफ खड़े हुए हैं योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ पर मोदी शाह ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एक तरह से आरएसएस का अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्ष बनता है तो एक समानांतर, एक पैरेलल पावर के तौर पे, एक पावर सेंटर के तौर पे यहाँ खड़ा हो जाए। लेकिन ये भी नहीं चाहेंगे, फिर से मैं कहना चाह रही हूँ कि जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, आरएसएस ये नहीं चाहती कि रबर स्टैंप के तौर पर उभरें। अजय और आशीर्वाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं अपने आर्टिकल में, वो मुद्दा उठाते हैं संजय जोशी का, कि संजय जोशी के नाम पर मोदी शाह को आपत्ति है। नरेंद्र मोदी के दुश्मन एक तरह से या धुर विरोधी माने जाते हैं संजय जोशी, और आरएसएस ने उनका नाम आगे रखा है। संजय जोशी का मुद्दा एक तरह से दोनों के बीच तनाव का मुद्दा बना हुआ है। आरएसएस ने संजय जोशी का नाम रखा है सामने, मोदी के विरोधी माने जाते हैं, और दोनों संगठनों के बीच साफ तौर पर ये तनाव सामने नज़र आ रहा है। तो ये आरएसएस बनाम मोदी की शैली की पूरी तरीके से हमारे सामने ये बानगी है। तो संघ जो है वो सीधे तौर पे ये कहता है कि पर्सनैलिटी वर्शिप नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति को खुदा न समझा जाए, व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। मोदी हालांकि पूरे तरीके से एक तरह से सेंट्रलाइज करके पूरी पार्टी को रखना चाहते हैं सिर्फ मोदी और शाह के इर्द गिर्द। तो जो संघ की जो पारंपरिक जो उनकी नीति है उसके कहीं ना कहीं खिलाफ ये माना जाता है। अब संघ खुलकर अपनी बात रख रहा है कि बीजेपी में स्वतंत्र नेतृत्व होना चाहिए, इसके अलावा मोदी शाह के अधीन ना हो, यानी जो अध्यक्ष है वो मोदी शाह के ऊपर ना हो, कम से कम तो उनके अधीन ना हो, यानी कि जिस रबर स्टैंप का जिक्र मैं कर रही हूँ वैसा रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। तो और तरह के नाम भी सामने आ रहे हैं, शिवराज सिंह का नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का नाम भी सामने आ रहा है, ऐसे अजय आशीर्वाद कहते हैं। और वो ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि बिहार के चुनाव से पहले, यानी अब से कुछ ही हफ्तों में, ये उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे सामने आएगा या चुना जाएगा। लेकिन आप याद रखिए, जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट है, जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट है वो यही कि बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव में छिपा हुआ है उस सवाल का जवाब कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।